आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरिक्ष तथा प्राकृतिक पिंड सम्मिलित रूप से कहलाते हैं। देखिएगा, अंतरिक्ष और प्राकृतिक पिंड ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हमें अंतरिक्ष को समझ लेते हैं और प्राकृतिक पिंड क्या है थोड़ा ये समझ लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक पिंड का मतलब जैसे तारा है, और तारा जिस प्रकार से सूर्य भी एक तारा है, ऐसे ही अरबों तारे हैं। और जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ जो प्राकृतिक पिंड चक्कर लगा रहे हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला ये सबसे नजदीक बुध ग्रह, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। ठीक है, इस प्रकार से सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कहलाता है उपग्रह। जैसे ये पृथ्वी है ये, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला उपग्रह चंद्रमा है। ये इसके चारों, पृथ्वी के यानी कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ ये तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनके बीच का जो खाली स्थान है, ये जगह, यहाँ वाली ये स्थान, ये खाली स्थान ही अंतरिक्ष या स्पेस कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये प्राकृतिक पिंड है, ये तारे है ना, निहारिकाएं, उल्का पिंड, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक पिंड कहलाते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक पिंडों के बीच का जो स्थान है, खाली स्थान, उसे ही अंतरिक्ष या स्पेस कहते हैं। अब ये जो प्राकृतिक पिंड और अंतरिक्ष सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहलाते हैं। ठीक है, इसे यूनिवर्स कहते हैं कंबाइंड रूप से। तो इसका सही आंसर तो ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स ही है। फिर आगे की जो ऑप्शन है हम उसको भी थोड़ा समझते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आकाशगंगा। देखिए, ब्रह्मांड में जैसे ये मैंने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, और ब्रह्मांड में कई लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा कहते हैं बहुत सारे तारों का समूह। जैसे ये तारे बना रहा हूं मैं इस प्रकार से, मैंने डॉट डॉट कर रखे हैं, ये तारे हैं। तो ये बहुत सारे तारों का एक समूह बन गया। ठीक है, ये एक आकाश गंगा कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरी आकाश गंगा है। ठीक है, ऐसे ही लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं अंतरिक्ष में। तो यहां जैसे अपन बात करें कि हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आकाश गंगा है और आकाश गंगा में तारे हैं। तो ये मान लीजिए ये तारा, ये सूर्य तारा है। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सूर्य जो कि एक तारा है, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ये अपने 8 ग्रह हैं। तो यहां पर ये जो ग्रह है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो यहां पर ये अपना सौरमंडल कहलाएगा। ठीक है, और ये पूरी जो आकाश गंगा है इसका नाम है मंदाकिनी, या इसको मिल्की वे भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं जिनमें बहुत सारे तारे हैं, और हो सकता है कि तारों के चारों तरफ, सभी तारों के कोई ना कोई ग्रह परिक्रमा कर रहे होंगे। ठीक, चलिए फिर आगे बात करते हैं अपन निहारिका की। निहारिका क्या है, अंतरिक्ष में जो धूल के कण होते हैं और हाइड्रोजन गैस। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कौन सी गैस या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन ही है। ठीक है, सूर्य के अंदर भी हाइड्रोजन ही है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के ये हीलियम बनाते हैं। और जिसके कारण बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और प्रकाश मुक्त होता है। इसी कारण से सूर्य से हमें लगातार प्रकाश और ऊष्मा मिल रही है। तो निहारिका क्या है, धूल के कण और हाइड्रोजन गैस, इनके मिलने से क्या बन जाता है, एक सफेद या फिर काले बादल बन जाते हैं। सफेद या काले बादल जैसी संरचनाएं बन जाती हैं धूल के कणों और हाइड्रोजन के मिलने से। और ये धीरे धीरे सिकुड़ती सिकुड़ती इनकी छोटे हो जाते हैं। ठीक है, पहले इनकी साइज बड़ी होती है, फिर ये छोटे हो जाते हैं। अब ये जो छोटा होने के बाद में जो समूह बना है इसे ही निहारिका या नेबुला कहते हैं। अब निहारिका
जब और ज्यादा सिकुड़ जाती है, और ज्यादा संघनित हो जाती है, तो ये बनता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार, और प्रोटोस्टार से बनता है स्टार यानी कि तारा। तो इस प्रकार से तारे की फॉर्मेशन होती है, तारे बनते हैं। ठीक है, तो यहां हमने निहारिका और तारा दोनों के बारे में समझा। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असत्य कथन को छांटिए, यानी कि गलत कथन की पहचान करनी है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है वो है वोल्ट मीटर को, ये विद्युत धारा वाले टॉपिक से संबंधित है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर जो है ये विद्युत धारा के विभव का मापन करता है कि परिपथ में कितना वोल्ट की धारा बह रही है या प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जैसे अपने घरों के अंदर 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है, तो वोल्ट मीटर विभव का मापन करता है, विभव या विभवांतर का मापन करता है। इसका मात्रक वोल्ट है। अब इसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, देखिए मैं यहाँ एक विद्युत परिपथ का डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अपने बल्ब बना दिए इस प्रकार से, यहाँ ये लीजिए मैंने बल्ब बना दिया, क्लियर। और यहाँ अपने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये माइनस और ये प्लस वाला सिरा, और यहाँ अपने कुंजी लगा दी, कुंजी यानी कि स्विच। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, इधर से इधर जा रहे, धारा इधर बहेगी। ठीक है, जो आई है धारा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने ये वोल्ट मीटर यहाँ इस प्रकार से वी का लो वोल्ट मीटर ये मैंने यहां लगा दिया, तो ये तो परिपथ है यानी कि वायर है, अपना तार हो गया। तो ये इसके कौन से क्रम में लगा है, ये जो सीक्वेंस है दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, ये समानांतर हैं। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्यूज को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी सही है। देखिए फ्यूज तार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आगे बहुत सारे उपकरण हैं, अपने घरों के अंदर पंखे लगे हैं, ट्यूबलाइट हैं, सब बहुत सारे उपकरण अपन काम में ले रहे हैं। अगर अधिक वोल्टेज की धारा आ जाए या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे जो उपकरण हैं उनको जलने का खतरा रहता है, तो इससे बचने के लिए फ्यूज तार जो है वो एक सुरक्षा युक्ति का काम करता है। फ्यूज की जगह आजकल एमसीबी का प्रयोग करने लगे, और ये जब अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो ये तार पिघल जाता है, इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, न्यून होता है, जिसके कारण ये तुरंत पिघल जाता है। और प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध ज्यादा उच्च होने से क्या होगा, ये जल्दी गर्म होगा, और जल्दी गर्म होते ही ये पिघल जाएगा, टूट जाएगा। तो फ्यूज तार को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी कि अपने घरों में जो लाइट आ रही है, जैसे मान लीजिए ये खंबा है, ठीक है, और ये जो पोल है, इस पोल से यहाँ से अपने वायर, अपने ये जो घर है, इस घर में यहाँ अपने मीटर लगा रखा है। मीटर के जस्ट पास में ही यहाँ पर आगे जो लाइन सप्लाई हो रही है कमरों के अंदर, यहीं पर अपन फ्यूज तार या एमसीबी लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, यानी कि इस प्रकार से आगे पीछे जो जुड़े होते हैं उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक, तो ये धारा बह रही है, बीच में यहाँ फ्यूज तार लगा दिया, फ्यूज तार पिघलते ही, टूटते ही क्या होगा, आगे धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा और उपकरण जलने से बच जाएंगे। तो ये सभी उपकरणों को एक साथ जलने से बचाता है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, बिल्कुल सही है। और तीसरा है एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये भी सही है। एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। अपने घरों में जो मीटर लगा है जिसमें यूनिट आती है, बिजली का जो बिल आता है उसमें यूनिट के अकॉर्डिंग वो आता है, तो ये जो मीटर ही है एमीटर ही होता है, एमीटर धारा को मापता है। और इसे भी श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ खंबे से जो केबल आ रही है वहीं अपने एमीटर लगा दिया, उसके आगे फिर धारा प्रवाहित होती है। घरों में उपकरणों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये गलत है। घरों में जो उपकरण है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने से दो फायदे हैं, एक तो प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज की धारा मिलेगी, यानी कि समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो सभी उपकरणों को बराबर मिलेगा, 220 वोल्ट मिलेगा, चाहे वो बल्ब हो, चाहे ट्यूबलाइट हो या पंखा हो। परंतु धारा जो है वो अलग अलग मिलेगी, बल्ब को अलग धारा प्राप्त होगी, ठीक है, पंखे को अलग होगी, धारा का मान अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज सबको एक समान प्राप्त होगा, 220 वोल्ट प्राप्त होगा।
दूसरा इसका फायदा ये है समांतर क्रम में लगाने से कि अगर मान लीजिए मैंने श्रेणी क्रम में लगा दिया, सपोज कीजिए यहाँ ये धारा इधर से आ रही है और यहाँ अपने पंखा लगा दिया, फिर बल्ब लगा दिया, फिर कूलर लगा दिया। अगर ये पंखा जो है ये खराब हो जाता है या इसका स्विच बंद कर दिया तो आगे धारा बंद हो जाएगी, तो आगे के उपकरण काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक तार लिया, ठीक है, ये यहाँ फिर अपन ने पंखा लगाया, फिर आगे इस प्रकार से ये कूलर, ये ट्यूबलाइट है ना, ऐसे इस प्रकार से लगाते हैं। तो ये कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम होने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने अगर ये पंखा बंद भी कर दिया तो आगे के जो उपकरण है उनको तो धारा मिलती रहेगी। ठीक है, तो इससे दो फायदे हैं। दो कारण से इसको अपन घरों में उपकरणों को या घरों में जो फिटिंग की जाती है बिजली की फिटिंग, वो समांतर क्रम में ही की जाती है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बिजली की चमक पहले दिखती है एवं बादलों की गर्जना बाद में सुनती है। देखिए ये ध्वनि और प्रकाश दोनों टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपने बारिश के दिनों में देखा होगा जब बादल की गर्जना होती है तो उस समय बिजली भी कई जगह गिरती है और बिजली उत्पन्न होती है। तो हमें बिजली की चमक तो पहले दिखाई देती है, यानी कि हमें बिजली तो चमकती हुई पहले ही दिख जाएगी और बादलों की गर्जना बाद में सुनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग यानी बिजली की चमक, तो जो बिजली क्या है, प्रकाश से प्रकाशित तो है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहां प्रकाश का जो वेग है वो ध्वनि से अधिक होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग कम होता है। दोनों उत्पन्न एक साथ ही होती हैं। जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली भी उसी समय उत्पन्न होती है और गर्जना भी उसी समय उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे बादल यहां टकरा रहे हैं, इन बादलों की टक्कर होने से बिजली और ध्वनि दोनों उत्पन्न होती हैं। तो प्रकाश तो जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि उसका वेग अधिक है। ठीक है, और ध्वनि का वेग कम होता है इसलिए ये बाद में आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग ध्वनि से अधिक होता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का वेग जो है ये ध्वनि से अधिक होने के कारण हमें ये प्रकाश पहले दिखता है, चमक पहले दिखती है और गर्जना बाद में सुनती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। देखिए जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। ये तो आप बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है भाभा। अब इसमें से दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्ट में अपन BARC यानी कि बार्क कहते हैं। बी का मतलब भाभा, ए का मतलब एटॉमिक, एटम, एटम यानी परमाणु, एटॉमिक, रिसर्च मानी अनुसंधान, और सी मानी सेंटर मानी केंद्र। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये बार्क जो है ये ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ है? ट्राम्बे जो है वो बंबई में है। तो कहाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और ये बार्क, ठीक है ना, तो यहां इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला इसमें ऑप्शन दे रखा है सुश्रुत। देखिए सुश्रुत भी एक भारतीय वैज्ञानिक है और सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी जो है इन्होंने शुरू की थी। मुख्य रूप से नाक, कान, गले और आंखों की सर्जरी भी इन्होंने की थी। और आज के जो डॉक्टर हैं जो सर्जरी के जो उपकरण हैं वो सुश्रुत के द्वारा बनाए गए उपकरणों को ही मॉडिफाई करके काम में लेते हैं। तीसरा है इसमें रमन, सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। कब? 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1928 को इसके बारे में बताया था, रमन प्रभाव के बारे में। इसीलिए 28 फरवरी को प्रतिवर्ष भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं इनके सम्मान में। चौथा ऑप्शन दे रखा डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जिन्होंने पक्षियों के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। तो डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। बर्ड माने पक्षी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व है रासायनिक प्रतीक, तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया, लेटिन एक भाषा है, तो लेटिन से लिया गया कौन सा है? तो देखिए एल्यूमिनियम शब्द से तो आपको पता है कि
तो हम जब भी प्रतीक चिन्ह लेते हैं तो उसके पहले दो अक्षर ले लेते हैं, जैसे ए एल, तो ए का मतलब ए और एल का मतलब ये एल लिखा है, एल्यूमिनियम, पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, दूसरा स्मॉल आएगा, तो ये एल्यूमिनियम, सिंपल है, इसी से पड़ गया नाम इसका। क्लोरीन, क्लोरीन से सी ना, सी और ये एल, क्लोरीन, तो क्लोरीन नाम बिल्कुल सिंपल है ना, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से ही है। कार्बन, कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी है, ठीक है। अब ये कार्बन के लिए सी ले लिया, इसलिए आगे कंफ्यूज नहीं हो, तो क्लोरीन भी सी से शुरू होता है, इसलिए आगे इसका अगला अक्षर ले लिया अपने, सी एल ले लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, इसलिए यहाँ हमने इसके आगे एक अक्षर और जोड़ दिया, ठीक है ना, एक वर्ड और जोड़ दिया, ये अल्फाबेट और जोड़ दिया, एल, क्लोरीन। अब चौथा तो इसका सही आंसर यही है कि आयरन, आयरन की स्पेलिंग तो है वो ए से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आयरन है, ये आयरन लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका नाम है फेरम, ठीक है ना, ये फेरम है, तो एफ ई या फेरम से आया है, आयरन को ही लैटिन में अपन फेरम कहते हैं, तो ये आयरन जो है ये अपन ने लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। देखिए रेगिस्तान में पानी की कमी तो पहले से ही है, वहां जो पौधे हैं वो मरुस्थलीय पादप पाए जाते हैं, मरुस्थलीय पादपों की पत्तियां छोटी होती हैं या फिर कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम हो, और वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए ही, यानी कि जल की हानि को रोकने के लिए ही इनकी सतह पर, पत्तियों की सतह या तने पर एक मोम जैसा पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ होता है, जिससे इसका वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, यानी कि जल की हानि नहीं होती है, पानी भाप बन के नहीं उड़ता है। ये एक प्रकार से पौधे के अंदर अनुकूलन है, अडेप्टेशन है, जो कि जल को बचाए रखने की सुरक्षा का काम करता है। तो ये मोम जैसा पदार्थ क्या होता है, ये क्यूटिन होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ये क्यूटिन होता है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज भी पाया जाता है, जैसे पादप कोशिका जो है उसकी कोशिका भित्ति, बाहर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसमें कुछ मात्रा में लिग्निन भी होता है, ठीक है, लिग्निन का जमाव भी होता है, पेक्टिन भी होता है। लेकिन यहाँ पर बाहर के बारे में पूछ रहा है कि त्वचा के ऊपर, बाह्य त्वचा पर जो एपिडर्मिस है, सबसे बाहर की लेयर, ठीक है, उसके ऊपर क्यूटिन की लेयर होती है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग का मतलब है मछली वर्ग, जिसको अपन अंग्रेजी में पिसीज भी कहते हैं, पिसीज वर्ग, ठीक है। तो जो मछलियां हैं उनकी क्या विशेषता नहीं है, पहला ऑप्शन दे रखा है स्यूडोक्लोम की उपस्थिति। देखिए स्यूडो का मतलब होता है जूठा, जूठा या कूट बोल दीजिए, इसको हिंदी में कूट कहते हैं, ठीक है। ये स्यूडो जो शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है स्यूडो, ये पी से शुरू होता है, पी है ना, एस यू डी ओ, सूडो। तो ये जो स्यूडो शब्द इसका मतलब जूठा या कूट, तो ये बोल रहा है कि स्यूडो क्लोम की उपस्थिति, क्लोम मानिए यहाँ पर जो गिल्स होते हैं, तो हम जानते हैं कि मछलियों में तो वास्तविक गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ही इसका क्वेश्चन जो है ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि मछलियों में तो वास्तविक रियल में क्लोम्स या गिल्स पाए जाते हैं, स्यूडो नहीं होते हैं। अब दूसरे पॉइंट में रखा है कि गलफड़ों के द्वारा ही श्वास लेते हैं, तो हाँ, ये जो क्लोम है इन्हें ही अपन गलफड़े भी कहते हैं या गिल्स भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है, चाहे क्लोम बोल दीजिए या गलफड़े या गिल्स बोल दीजिए, तो इसी से ये श्वास लेते हैं, क्योंकि इनमें फेफड़े नहीं होते हैं। तीसरा है हड्डी, हड्डी बोल दीजिए या अस्थि, एक ही बात है, हड्डी, अस्थि या बोन। और उपास्थि का अंतः कंकाल, देखिए अगर बाहर की तरफ कवच है तब तो उसे कहेंगे बाह्य कंकाल। कंकाल का काम होता है शरीर को आकृति, आकार प्रदान करना और सुरक्षा करना, अंगों की सुरक्षा करना, जैसे खोपड़ी है, खोपड़ी की जो हड्डियां हैं वो मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं, हमारी जो पसलियां हैं वो फेफड़ों की, हृदय की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। तो कंकाल का काम होता है अंगों की सुरक्षा करना और निश्चित आकार आकृति बनाए रखना, चलने में, गमन करने में सहायता करना। अगर हड्डियां नहीं होंगी तो अपन गमन भी नहीं कर पाएंगे, गति नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मछलियों की बात कर रहे हैं, तो कुछ मछलियों के अंदर तो हड्डियां होती हैं, हड्डियों की बनी होती हैं, और कुछ मछलियों के अंदर केवल उपास्थि होती है, हड्डियां नहीं होती हैं, ठीक है। उन्हें उपास्थिल मछलियां भी कहते हैं, और जिनमें हड्डी पाई जाती है वो अस्थिल मछलियां कहलाती हैं। तो इनके अंदर दोनों प्रकार से हो सकती हैं, अंतः कंकाल दोनों प्रकार का होता है। पिसीज वर्ग के अंदर बाह्य कंकाल भी पाया जाता है, बाह्य कंकाल जो कि सल्कों का बना होता है, इसके ऊपर सल्क पाए जाते हैं, जैसे आपने इस प्रकार से मछली के ऊपर त्वचा पे ऐसे सल्क देखेंगे अपन को, ये इस प्रकार से
किताबों में आपने डायग्राम में देखा होगा मछली के ऊपर ये सल्क है। तो ये सल्क क्या है, बाह्य कंकाल है, त्वचा के बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक खालिस्तान उत्तक है। रक्त क्या है, रक्त देखिए एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। देखिए उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक कहते हैं कोशिकाओं के समूह को। तो इसका मतलब ये हुआ कि रक्त क्या है, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हाँ बिल्कुल है। रक्त के संगठन की बात करें तो रक्त जो है उसके अंदर दो तरह के पदार्थ हैं, तो रक्त प्लाज्मा, ठीक है, दूसरी रक्त कणिकाएं। तो जो रक्त कणिकाएं हैं वो रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से रक्त क्या है, रक्त बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह है। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। लेकिन रक्त कैसा होता है, तरल अवस्था में होता है, तो ये तरल है। और संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज है, जो कि संयोजी का मतलब जोड़ना। ये इसका मुख्य काम होता है। रक्त का काम है खाद्य पदार्थों यानी कि भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और O2 CO2 का परिवहन करना। उसके अलावा हार्मोन्स, ठीक है ना, जो ग्रंथि में बनते हैं उनका परिवहन भी होता है। हार्मोन का परिवहन लसिका के द्वारा भी होता है, रक्त के द्वारा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कवकों के बारे में गलत कथन है। कवक आप सभी जानते हैं, कवक या फफूंद बोल दीजिए या फंगस बोल दीजिए की बात है। बरसात के दिनों में आपने खूब दिन देखा होगा मशरूम, यानी कि जिसको अपने सांप की छतरी भी कहते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे ये सफेद या काले रंग की बहुत सारी उगती हैं। या घरों के अंदर ब्रेड वगैरह पे हरे रंग की, है ना, सफेद रंग की परत जम जाती है, वो भी कवक ही है। कवक से मनुष्य के अंदर रोग भी होते हैं, जैसे दाद है, खुजली है, डेंड्रफ है, ये कवक की वजह से होता है। और कवक वैसे हमारे लिए लाभदायक भी हैं। जैसे पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक औषधि है, जिसे सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिनी ने बनाया था, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से ही प्राप्त की जाती है। उसके अलावा बहुत सारी और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो कवकों से प्राप्त होती हैं। कवक कवक के बारे में जो पॉइंट दिए गए उसमें से गलत कथन को अपन को छांटना है। कवकों का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। कवकों का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। देखिए कोशिका जो इनकी जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बाहर जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये भी सही है। संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। देखिए पौधों के अंदर संचित भोजन होता है स्टार्च, जबकि कवकों के अंदर जो संचित भोजन है वो होता है ग्लाइकोजन। यहाँ इसके अंदर जो भोजन स्टोर होता है, संग्रहित होता है, उसे कहते हैं ग्लाइकोजन। कवकों में पर्णहरित होता है, ये गलत है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका गलत कथन यही है। इसका मतलब सही आंसर इसका ये है। देखिए कवक आपको लाल रंग के, है ना, पीले रंग के, सफेद या काले, भूरे, अन्य रंगों के मिल जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी हरे रंग का कवक नहीं मिलेगा। ये वैसे उसका कलर आपको हरा प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हरित लोक नहीं है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये क्या है, ये मर्तोप जीवी हैं या परजीवी है या सहजीवी के रूप में हो सकते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये स्वयं पोषी नहीं है, ऑटोट्रोपिक नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। विषाणु के बारे में गलत कथन पहचानिए। वायरस की बात कर रहा है विषाणु, जो कि इसके लिए कुछ 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसको समझते हैं। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। देखो अपवाद किसे कहते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करता उसे अपवाद कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से स्लाइडेन और सवान ने कोशिका सिद्धांत दिया, उसके बाद में उसको मॉडिफाई भी किया गया है। लेकिन जो कोशिका सिद्धांत के बारे में ये बताया गया है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, और एक कोशिका जो है उसके बाद में अलग कोशिका अपनी जैसी कोशिका बना सकती है, ठीक है। कोशिकाओं के अंदर उपापचय क्रियाएं होती हैं, कोशिका सारे काम कर सकती है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन प्रत्येक कोशिका में होता है। परंतु विषाणु जो है वो कोशिका के अपवाद है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। वो इसलिए माना गया है क्योंकि विषाणु उनके नियमों का, इस कोशिका सिद्धांत के जो पॉइंट है उनका पालन नहीं करता है। यानी कि विषाणु के अंदर स्वयं के अंदर उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं, ये स्वयं गुणन नहीं कर सकता, जनन नहीं कर सकता, इसको किसी दूसरे कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणु जब किसी पादप कोशिका या जंतु कोशिका के ऊपर संक्रमण करता है, आक्रमण करता है, तभी ये सजीव की भांति व्यवहार करता है, अन्यथा निर्जीव की भांति रहेगा। इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी माना जाता है।
दूसरा पॉइंट है, विषाणु में कोशिकीय संरचना नहीं होती है। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। परंतु यहां पर ये जो विषाणु है ये ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है, ये अकोशिकीय है। ठीक है, यानी कि कोई निश्चित इसकी कोशिकीय संरचना होती नहीं है, तो इसको अकोशिकीय कहा जाता है। इसकी खोज स्टेनले ने की, यानी कि विषाणु की खोज स्टेनले ने की, यही गलत है। यानी कि स्टेनले ने नहीं की थी इसकी खोज। विषाणु की खोज जो है वो इवोनोव्स्की ने की थी। किसने की थी? इवोनोव्स्की द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अंतिम पॉइंट है, विषाणु का अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन करना, स्टडी करना, जैसे वायरस से पड़ गया वायरोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और वायरो यानी कि वायरस से। अब ये जो स्टेनले नाम आया है ये आपको विषाणु वाले टॉपिक में जरूर पढ़ने को मिलेगा। स्टेनले ने क्या किया था? विषाणु को क्रिस्टलीकृत किया था। क्रिस्टलीकृत करने के लिए उसने कौन सा वायरस काम में लिया था? टीएमवी। टी का मतलब टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण जो है वो स्टेनले ने किया था। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को समझा। धन्यवाद।